ये है मिस्टीवर्स स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, जहां किस्मत खेलती है अपना खेल और जहां एक साधारण इंसान बन सकता है असाधारण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गरीब से करोड़पति सुपर फाइटर की रहस्यमयी कहानी। अभय ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है। तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं शादीशुदा हूं। सुबह जॉगिंग करते हुए अभय अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसका कोई पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही अभय को अपने करीब एक परफ्यूम की खुशबू आई, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो इस खुशबू को पहचानता था। ये उस इंसान की थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। इससे पहले कि अभय कुछ कर पाता, एक काले कपड़े पहने हुई लड़की ने अभय को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। अभय गुस्से में बोला, तुम पागल पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं उस तरह का आदमी नहीं जो किसी भी लड़की के साथ शामिल हो जाए। पर उस लड़की ने अपनी पकड़ और मजबूत बना ली और अपने होंठ अभय के कानों की तरफ ले जाकर उसे प्यार से कहा, मैं तुम्हारा वो कल हूँ, जो तुम्हारे आने वाले कल पर भारी पड़ेगा। चाहे जितना भी भाग लो अभय, मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। ये कहते ही उस लड़की ने अपनी जकड़ ढीली की और एक ही पल में वहां से गायब हो गई। गुस्से से तिलमिलाता हुआ अभय कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि हर वक्त उस पर किसी की नज़र है, और फिर इस लड़की का बार बार उसके करीब आने की कोशिश करना कुछ अजीब था। अभय इन सब बातों में उलझा हुआ अपने घर में घुसा ही था कि उसका हाथ किसी चीज से टकरा गया। रेणुका, जो अभी अभी नींद से उठी थी, और बोली, अरे कौन है जो सुबह सुबह शोर मचा रहा। फिर थोड़ा रुककर अभय से बोली, ये क्या किया अभय? मेरी इतनी महंगी चीनी मिट्टी की प्लेट तोड़ दी। अबे फटीचा, पता है कितनी महंगी प्लेट थी ये? अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसा शब्द सुनना अभय के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने ही घर में उसकी सुबह हर रोज ऐसी ही हुआ करती थी। अभय, जिसका कद 6 फुट लंबा और बदन ऐसा था कि मानो वो बचपन से ही जिम जाता है, शरीर की ताकत ही उसकी इकलौती काबिलियत थी। उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता था। रेणुका अभय को कोसते हुए बोली, एक तो सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देखो, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। ऐसा दामाद तो भगवान मेरे दुश्मनों को भी ना दे। अभय गिल्टी फील करते हुए बोला, सॉरी माँ जी, गलती से मेरा हाथ लगा प्लेट पर, और खैर मैं आपके लिए नई प्लेट ले आऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। रेणुका गुस्से में फिर से बोली, नई प्लेट लाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? आसमान से? तुझे तो कोई भीख भी नहीं देगा। प्रेरणा भी बदतमीजी से बोली, एकदम ठीक कहा मम्मी, जीजा जी से कोई काम धंधा तो होता नहीं, ऊपर से इनकी तो शक्ल भी ऐसी है, कोई देख के फूटी कौड़ी भी ना दे। प्रेरणा भी अपनी माँ की आवाज़ सुन कमरे से बाहर आ चुकी थी। वो भला अपने नकारा और निकम्मे जीजा की बेइज्जती में भाग क्यों ना लेती। रेणुका उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा प्रेरणा, हमारे तो भाग ही फूट गए, दामाद मिला भी तो ऐसा, इसे अच्छा तो मेरी बेटी कुंवारी ही मर जाती। अभय गरीब होने के साथ साथ अनाथ भी था। कोई नौकरी न होने की वजह से वो जो मिले वो काम कर लेता, चाहे वो डिलीवरी का हो, सुपरवाइजिंग का, वेटर का, या सामान बेचने का। फिलहाल वो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरविजन का काम करके 4 पैसे कमा रहा था, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे एक पल भी चैन से जीने नहीं दे रहे थे। शायद उसे ज्यादा इज्जत एक गली के कुत्ते को मिल जाती थी। रेणुका फिर से उसे नीचा दिखाते हुए बोली, देखो देखो इसकी शक्ल पर कैसे 12 बजे हुए हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो अभय, रोज मुझे अपनी और अपनी बेटियों के लिए बिना मांगे पैसे मिल जाने चाहिए। हमारे खाने पीने की जिम्मेदारी तुम नहीं उठोगे तो और कौन उठाएगा? अभय की जिंदगी यही थी। सुबह उठो, सास से बेइज्जती करवाओ, दिन भर मेहनत करके थोड़े पैसे कमाओ, और घर लौटकर वो सारे पैसे अपनी सास के हाथों में रख दो। उसका हुलिया देख कोई भी बता सकता था कि अभय की माली हालत कैसी थी। कंस्ट्रक्शन के काम के कारण जगह जगह से उसके कपड़े फटे होते, शक्ल पर मेहनत की धूल जमी हुई, पैरों में टूटी हुई चप्पल। ऐसी स्थिति में भी उसकी लगन सराहनीय थी, जो ऐसे परिवार की देखभाल करने के लिए अभय हर रोज अपनी जी जान लगा देता। अभय ड्राइंग रूम में खड़ा चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था।
उसकी सास और साली के शब्द दिन पर और कड़वे होते जा रहे थे। उन दोनों के मुंह से ये सारी बातें सुन अभय का मुंह उतर गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मैली फटी जेबों में खंगालते हुए ना जाने कितने नोट निकाले, कोई 100 का कोई 200 का। कुल मिला के उसके पिछले दिन की कमाई सिर्फ 800 रुपये थी। सारे पैसे टेबल पर रखते हुए अभय ने अपनी सास की ओर देखा। रेणुका गुस्से में बोली, इतने से में पेट पालोगे तुम हमारा? ना जाने मेरी बेटी ने कौन से कर्म किए थे जो उसे ऐसा भाग्य दिया और नामर्द पति मिला जो अपने घरवालों को 2 रोटी ना खिला सके। इतना कहते हुए रेणुका ने टेबल से वो सारे पैसे उठा लिए और उसमें से एक 50 रुपये का नोट अभय के मुंह पर दे मारा और बोली, हाँ लो, 50 रुपये तुम्हारा आज का खर्चा। अभय अनुरोध करते हुए बोला, पर माँ जी 50 रुपये तो मुझे काम पर पहुंचने में ही लग जाएंगे। तभी रेणुका गुस्से में उसकी बात काटते हुई बोली, ओहो काम? उसे काम नहीं मजदूरी कहते हैं दामाद जी। ईंट उठाना, सीमेंट के बोरे लादना, किसी के घर में काम करना कोई काम नहीं होता। और अब तुम चाहे पूरे दिन भूखे रहो या पैदल सफ़र करो या कुछ भी करो, मुझसे उसका कोई मतलब नहीं। 50 रुपये से ज़्यादा 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? प्रेरणा आग में घी डालते हुए बोली, माँ, लेकिन जीजाजी के पास तो अब जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे। रेणुका बुरे तरीके से बोली, जहर खाने को राजी तो हो, इसे अपने हाथ और अपने पैसे से जहर पिलाऊंगी। ये कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। अपनी सास और साली प्रेरणा से ऐसी बातें सुनकर आज अभय की आंखें भर आईं। उसने मुंह नीचे कर चुपचाप एक गिलास पानी पिया और एक बार फिर अपने घर से बिना नाश्ता करे वो काम के लिए निकल गया। अभय खुद से मन ही मन बोला, काश मैं भी किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ होता, मेरे पास भी एक बड़ा घर, गाड़ी सब होता, तब शायद मैं एक अच्छा दामाद और पति बन सकता। पैदल चलते चलते उसे अपनी जिंदगी के इकलौते खुशी के दिन की यादों में खो गया। श्री राजीव सिंघानिया अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए बोले, रिया बेटा मेरा आखिरी समय आ गया है। रिया रोते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए प्लीज, आप हमें छोड़ नहीं सकते। मिस्टर सिंघानिया भावुक होकर बोले, बेटा मेरी एक आखिरी इच्छा है, मानोगी ना? रिया रोते हुए बोली, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी पापा। मिस्टर सिंघानिया कमजोर तरीके से बोले, मुझे पता है अभय के कुछ राज हैं, पर वो जो दिखता है वो है नहीं, सही समय आने पर तुम्हें सच पता चल जाएगा। अगर तुमको कोई मुश्किल पड़ी तो सिर्फ अभय ही तुम्हें बचा सकता है। उसका साथ कभी मत छोड़ना, और हाँ, ये बैज उसे दूर रखना, वरना सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसको अपना पति मान उससे जन्मों का नाता जोड़ लो, शादी कर लो उससे। राजीव सिंघानिया ने जब अपनी बेटी की शादी अभय से तय की तो उनके पूरे परिवार के लिए ये बात किसी दुख से कम नहीं थी। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं पता था। बस सब इतना जानते थे कि राजीव सिंघानिया की वजह से ही अभय आज जिंदा था। अभय के मन में राजीव के लिए बहुत सम्मान था, क्योंकि वो शादी के लिए मान गया और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रहा था। रिया को उसके पापा की कमी महसूस ना हो, इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। शंकर घुराते हुए बोला, 2 टके के मजदूर क्यों हो? बोल, चाहिए और पैसे? चाहे ये ले। मनोज रोते हुए बोला, नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, नहीं चाहिए मुझे पैसे, गलती हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर से वहां का ठेकेदार शंकर एक मजदूर को पीट रहा था। जैसे ही अभय ने उस मजदूर का चेहरा देखा वो उसे बचाने दौड़ पड़ा। वो उसका दोस्त मनोज था। शंकर के आदमी ने जैसे ही मनोज को मारने के लिए हाथ उठाया, अभय ने उसे रोक लिया। फिर दूसरे आदमी ने लात मारने की कोशिश की तो अभय से उसे भी रोक लिया। उस आदमी ने जैसे ही अभय की शक्ल देखी, उसकी हवाएं उड़ गईं। जैसे वो अभय को पहले से जानता हो। वो गिरता पड़ता वहां से भाग गया। अभय को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसकी हरकत देख शंकर छिप गया। तुझे सुपरवाइजर ने किसके लिए रखा है? तू इन मजदूरों की जगह मेरे आदमी पर हाथ चला रहा है। आज तेरी खैर मैं लेता हूं। अभय के अंदर जो अचानक से फाइटर वाले रिफ्लेक्सेस जाग उठे थे, वो एकदम से शांत हो गए और वो हाथ जोड़े शंकर के पास आया। अभय,
शंकर बॉस, मैं तो बस आप लोगों को रोकना चाहता था, वरना इस मजदूर की जान चली जाती और पुलिस का चक्कर पड़ जाता है। मैं तो आपको बचा रहा हूँ। शंकर, बातों में तो शाना है तू अभय, लेकिन ये जो हीरोगिरी तूने आज दिखाई, अब इसे काम पे दिखा और सबसे डबल शिफ्ट करा। मनोज, अभय, शंकर जी, मेरे मेरे पैसे। शंकर, पैसे तो तुझे वैसे भी नहीं मिलने थे, जा पहले काम कर फिर मांगना। शंकर हर रोज किसी ना किसी को अपने आदमी के डर से शांत कराता है, जिससे वो काम ज्यादा करे और पैसे ना मांगे। लेकिन आज जो अभय ने किया, उसके बाद शंकर और उसके आदमी वहां से जल्दी निकल गए। अभय ने मनोज की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे बहुत नाराज था। मनोज गुस्से में बोला, खुद को मेरा दोस्त कहते हो अभय? तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक मजदूर ही हूं ना, और तुम यहाँ के सुपरवाइजर। अब ये मत कहना कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मेरी जेब अभी भी खाली है। अभय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चाह कर भी शंकर से पैसे नहीं निकालवा पाया, जिसकी यहाँ काम कर रहे हर आदमी को बहुत जरूरी थी। पर आज उसके साथ ये दूसरी बार कुछ अजीब हुआ। शंकर का आदमी उसे इस तरह से देखकर भागा जैसे कि वो उसे पहले से पहचानता है। क्या वो अभय की पिछली जिंदगी से जुड़ा था? वो जिंदगी जिसके बारे में अभय पूरी तरह से भूल चुका था, लेकिन अपनी रिफ्लेक्सेस को इस तरह काम करता देख ये समझ आ रहा था कि शायद वो जिंदगी कुछ खतरों से जुड़ रही होगी, पर आखिर वो ऐसा क्या करता था? अभय ये सोचते सोचते वापस काम करने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो काले कपड़े वाली लड़की फिर से उसकी साइट तक पहुंच गई है और उसे दरवाजे से देख रही है। इस बार अभय को अपने सारे जवाब चाहिए थे, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ा कि तभी उसे एक कॉल आ गया, जिससे अभय डिस्टर्ब हो गया। अभय उत्साहित होकर बोला, हाँ रिया बोलो। रिया, अभय, क्या आज रात तुम थोड़ा जल्दी घर आ सकते हो प्लीज? अभय प्यार से बोला, क्यों, आज ऐसा क्या खास है? रिया उसे थोड़ा गुमराह करते हुए मगर प्यार से बोली, आज रात हम दोनों के लिए बहुत खास होगी अभय, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रिया की बातें अभय के कानों पर ऐसी पड़ी जैसे रेगिस्तान में बरसात। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो और रिया एक होने वाले थे। अभय एक्साइटेड होकर बोला, ठीक है, मैं आज 8 बजे तक आऊंगा, आई लव यू। इतना कहकर अभय ने फोन काट दिया। उसने जब सामने देखा तो वो लड़की भी गायब हो चुकी थी, लेकिन अब अभय के दिमाग में सिर्फ रिया की बातें चलने लगी थी। पूरे दिन उसने बिना रुके काम किया और मजदूरों से भी डबल काम करवाया, जिसमें सबको बराबर पैसे मिल गए। लेकिन शाम को जब शंकर अपने राउंड पर आया तो उसने अभय को बस 400 रुपये दिए। अभय शॉक्ड होकर बोला, शंकर जी, ये तो सिर्फ 400 रुपये हैं, आज यहाँ सबने काम किया है, सबको डबल पैसे मिलने चाहिए। शंकर बदतमीजी से बोला, सुबह जो तूने एक्शन हीरो वाला काम किया उसकी भरपाई कौन करेगा? अभय देख, तू समझदार लगता है, इसलिए वो गलती मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, वरना मुझसे पंगा लेने का अंजाम इस पूरे इलाके में हर कोई जानता है। अब तू निकल यहाँ से, वरना बाकी लोगों को खाली हाथ जाना पड़ेगा। गुस्से से अभय का खून खोल उठ गया। उसे पता था कि वो शंकर से बहस करके मामला बिगाड़ ही देगा, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल गया ताकि बाकी लोगों को कुछ पैसे मिल जाएं। अभय ने 400 रुपये में से सबसे पहले रिया के लिए एक गजरा खरीदा। अभय मन ही मन बोला, मेरी औकात अभी इतनी ही है रिया, लेकिन देखना, मैं अपनी मेहनत से तुम्हें सारे सुख दूंगा। अभय अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका था, इसलिए उसके लिए आज सब कुछ सिंघानिया परिवार ही था। उसने पाई पाई जोड़कर रिया के लिए घर खरीदा, लेकिन आज जब वो वापस आया तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। अभय, मैं जानता था रिया, ये शादी भले ही तुमने अपने पापा के कहने पर की थी, और आज तुमने भी इसे दिल से अपना ही लिया। पूरा घर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वो छोटा सा घर आज किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। सारी जगह फूलों की लड़ियां लगी हुई थी, कहीं रोशनी, कहीं दिए। अब अभय से रुका नहीं जा रहा था। वो तेज कदमों से घर के दरवाजे की तरफ पहुंचा। अभय कंफ्यूज्ड होकर बोला, ये मेरी चाबी क्यों काम नहीं कर रही? तभी दरवाजे पर होती आवाज से रेणुका बाहर आई और गुस्से में बोली, कहाँ घुसे चले आ रहे हो अभय, निकलो यहाँ से। अभय उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, पर माँ जी।
रेणुका घृणित होकर बोली, अपनी इस गंदी जुबान से मुझे माँ जी मत कहो। और तुम यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें आखिर अंदर किसने दिया? अभय, आप क्या कह रही हैं? ये घर तो मेरा। रेणुका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारा? हा, तुम जैसे अनपढ़ लोगों की यही दिक्कत है। अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, इस घर की चाबी तुम्हारे पास है क्योंकि ये खरीदा तुमने है, लेकिन ये घर है मेरे नाम पर और मैं जब चाहे इसकी छवि बदल सकती हूँ। अभय, क्या मतलब? रेणुका, मतलब तुम खुद ही देख लो, वो देखो। जब अभय ने अंदर झांक के देखा तो ऐसा लगा जैसे हजारों खंजर ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हो। जिसे आज वो अपनी लकी नाइट समझ रहा था, वो तो उसके लिए दुस्वप्न ही हो गया। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका प्यार किसी दिन इस तरह उसकी जान ले लेगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कुछ करता या बोलता उससे पहले रिया उसके सामने आ गई और बोली, रिया, तो अभय, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रिया का सरप्राइज देखकर अभय को जोर का धक्का लगा। वो कुछ समय के लिए बस रिया को चुपचाप देखता रहा, जिसे रिया को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगना लगा, लेकिन उसने उल्टा रवैया दिखाते हुए पूछा, रिया, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ? हा, शक्ल देखी है अपनी? रिया और सूर्या एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों ने शादी रचा ली थी और अब सब उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। कुछ ही पल बाद जब रिया ने अभय को देखा तो वो भी दरवाजे पर चली आए। अभय उदास होकर बोला, पर रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया उसकी बेइज्जती करते हुए बोली, मुझे तुम जैसे गरीब से कोई प्यार नहीं चाहिए, समझे? मेरे नए पति ने शादी से पहले ही मुझे एक नई स्पोर्ट्स कार, एक बंगला और काफी सारा पैसा गिफ्ट किया है, और तुम, हाँ, ये सस्ता सा गजरा लाए हो। अलविदा अभय जी, मैंने अपने डैडी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अब मुझे अपनी ये गंदी, मैली शक्ल कभी मत दिखाना। अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गजरा वहीं उसके हाथों से निकलकर गिर गया। 3 साल से वो रिया, उसकी माँ और उसकी बहन की देख रेख कर रहा था। गरीबी में भी उनको खाना खिला रहा था और आज एक ही झटके में उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो वहीं खड़े खड़े सुन्न हो चुका था। तभी वहां खड़ी रेणुका ने अभय को धक्का देते हुए कहा, रिया, ये हमारे फैमिली फंक्शन में इनवाइटेड नहीं है। बेटा तुम अंदर जाओ, सूर्या तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। फिर वो अभय से बोली, और तुम कान खोलकर सुन लो अभय, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही रिया का। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रेणुका के मुंह से ये बात सुन अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसका घर, उसकी शादी और उसका सम्मान सब कुछ छीन लिया गया था। उसका सर भारी होने लगा था। जब उसने अपना सर पकड़ा तो उसे वो घाव याद आया जो 3 साल पहले उसे मिला था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह वो चुप ही रहा और वहां से उल्टे पांव वापस जाने लगा। रेणुका ने भी उस गजरे को कुचलने के बाद दरवाजा बंद कर लिया। अभय आंखों में आंसू के लिए उस सुनसान सड़क पर धीमे कदमों से आवारा की तरह घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपनी जिंदगी में क्या करेगा। वो सब सोचता हुआ अपना सर झुकाए चल ही रहा था कि तभी उसका हाथ उस काले कपड़े वाली लड़की ने पकड़ा और उसे अंधेरे में खींचा और उसने दीवार के सहारे चिपका दिया। अभय इतने सदमे में था कि इस बार उसने आपा खो दिया। अभय हैरान होकर बोला, तुम यहाँ फिर से? सुबह से पीछे पड़ी हुई हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सब करने के लिए तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिल रहा क्या? लड़की हंसते हुए बोली, अभय, तुम तो बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। घबराओ मत, कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाली थी तुम्हारे साथ। उस लड़की की बात सुन अभय थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने अपना गुस्सा शांत किया और सीधा बोला, अभय, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना, और ना मुझे अपना अतीत जानने में कोई दिलचस्पी है। मैं जो हूं वो ही ठीक हूं। उस लड़की को अभय से इसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर अभय उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है तो वो ना सिर्फ उस लड़की के लिए बल्कि अभय के लिए भी अच्छा होगा। लड़की थोड़ा सीरियस होकर बोली, देखो अभय, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन 3 सालों से पहले जो भी हुआ वो कुछ याद नहीं, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस दुनिया को भी वो पुराना वाला अभय वापस देना चाहती हूँ। तुम एक बार मेरी बात सुन के तो देखो। पिछली मुलाकातों में भी वो अनजान लड़की अभय से ऐसी ही बात कर रही थी जैसे वो उसकी कोई बेहद करीबी हो, और इसी वजह से अभय को लग रहा था कि शायद इस लड़की का इरादा कुछ ठीक नहीं था। आज भी उसने जो किया, अभय उसे देख हक्का बक्का रह गया था। लेकिन आज उसकी मुलाकात इस लड़की से ऐसी हालात में हुई थी कि उसका सब कुछ उजड़ चुका था। वो कहीं का ना रहा था। उसके मन में पहले ही दर्द की लहर उठ रही थी। ऊपर से इस लड़की की बातों से भी उसका सर चकराने लगा और वो उसके ऊपर फट पड़ा। अभय चिढ़कर बोला, ये क्या बकवास लगा रखी है पुराना अभय। पुराना अभय? मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और भरोसे का तो नाम भी मत लेना। आज जो मेरे साथ हुआ है उसकी वजह से मुझे कुछ भी जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी एक झटके में ख़त्म हो गई। जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ दिया, उसने मुझे तोड़ दिया। भूखे प्यासे दिन गुजारे, आज उसने एक अमीरजादे के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम मेरा दुख समझ नहीं सकते तो उसे और बढ़ाओ मत। मुझे माफ़ करो और अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चली जाओ, यहाँ से जाओ। उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि अभय उस पर ऐसा चिल्ला रहा था। जिस अभय को वो जानती थी, वो उस पर चिल्लाना तो छोड़ो, कभी आंख भी नहीं दिखता था। लड़की प्यार से खुद को समझते हुए बोली, मैं समझती हूँ अभय, तुम्हें कुछ नहीं याद, इसलिए तुम जितना भी चिल्लाओ मैं ना बुरा मानूंगी ना पीछे हटूंगी। उस लड़की ने मन ही मन सोचा और फिर अभय को एक लाचारी भरी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं जानती हूँ आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम टूट चुके हो अभय, लेकिन मेरी बात याद रखना, आगे चलकर तुम इसी दिन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि मेरी किस्मत बदल सकती है। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो लड़की वहां से निकल गई। अभय उसे अंधेरे में गायब होते देख रहा था। वो कौन थी? उसका नाम क्या था? इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग तो सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था। अभय, ये लड़की मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? और मेरी ही क्यों? आखिर हूँ कौन मैं? क्या हुआ था मेरे साथ इतने साल पहले? और अगर ये सच बोल रही है तो ये क्यों मेरी मदद करना चाहती है? इन सभी सवालों में खोया अभय उसी दिशा में देखे जा रहा था जिस दिशा में वो लड़की गई थी। एक दिन में वो बेघर हो जाएगा, उसकी पत्नी उसे पैसों के लिए छोड़ देगी, ये सब तो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ चले जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो मनोज के दरवाजे पर खड़ा था। मनोज हैरान होते हुए बोला, अरे अभय, तुम यहाँ इतनी रात गए, सब ठीक है ना? अभय को इतनी देर रात अपने घर पर आया देख मनोज को हल्का झटका लगा, लेकिन अभय का उतरा हुआ चेहरा देख मनोज समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने बिना डरे अभय को अंदर बुला लिया। एक छोटा सा घर जहाँ की दीवार जगह जगह से सीली हुई थी, कहीं पेंट था तो कहीं सादी ईंटें लगी थी। एक इंसान के रहने के लिए वो जर्जर घर काफी था। मनोज, क्या पियोगे? चाय? हाँ, फिर कुछ ठंडा। अभय, आज चाय का मूड है और न ही ठंडे का। मनोज समझ गया था कि अभय का इशारा किस तरफ था। वो झट से उठा और दरवाजे पर टंगे एक झोले की तरफ गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बोतल और कुछ गिलास था। अभी एक जाम हुआ ही था कि अभय ने बिना रुके 4-5 पैग और लगा लिए। मनोज ये देख और घबरा गया। अब उससे रुका ना गया। मनोज हल्का गुस्सा करते हुए बोला, कहा था कि वो घर उस बुढ़िया के नाम मत कर, लेकिन तू ही उस रिया के प्यार में अंधा था। इतना कहते ही मनोज रुक गया, क्योंकि उसे पता था अभय जल्दी से अपने मन की बात किसी को नहीं बताता था, और अगर वह इस समय उसकी गलती निकालेगा तो अभय फिर से अपने मन में ही घुटता रहेगा। जब उसने अभय की शक्ल की तरफ देखा तो वो भी थोड़ा असहमत हो गया, क्योंकि वो मनोज की मेज पर रखे दवाइयां के भंडार को ताक रहा था। ये देख मनोज ने भी 4-5 पैग मारे। मनोज दुख के साथ बोला, मेरे 9 साल के बेटे की दवाइयां हैं, उसका स्वास्थ्य बहुत गंभीर हो गया है, तो मैं सारा दिन काम करता हूँ और बीवी उसके साथ अस्पताल में रहती है, तभी तो उस शंकर से एक पाई के लिए लड़ता हूँ मैं अभय, वरना मेरा क्या है,
मैं तो पानी से पेट भर के भी सो सकता हूँ। ये बात सुन अभय का मुंह उतर गया। कहाँ वो अपनी जिंदगी का दुख मना रहा था, लेकिन मनोज के साथ जो हो रहा था उसे सोच उसका दिल उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश उसके पास पैसे होते तो वो मनोज की मदद कर पाता। सच में गरीबी से बड़ा कोई श्राप हो ही नहीं सकता, अभय मन ही मन सोच रहा था। लेकिन माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने मजाक में बोला, हम दोनों ही किस्मत के मारे हैं, इसी नाम पर ये आखिरी जाम। उन दोनों ने बैठे बैठे एक बोतल खत्म की और वहीं सो गए। सुबह उठकर वो दोनों अपने काम पर पहुंचे। उस दिन अभय किसी योद्धा की तरह काम कर रहा था। उसका सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी मांसपेशियां, उनमें से उसकी नसें मानो फट के बाहर आने वाली हो। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसे भूख प्यास का भी कोई होश नहीं रहा। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। अभय ने बहुत सेठों को देखा था, गाड़ियां देखी थी, लेकिन ऐसी गाड़ी आज तक नहीं। वो इतनी लंबी गाड़ी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये देख सारे मजदूर वहां का काम छोड़ बस उसी गाड़ी को देखे जा रहे थे। लेकिन उस गाड़ी से जो शख्स निकला उसे देख अभय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो और नहीं बल्कि उसकी सास रेणुका थी। उसका हुलिया एकदम बदला हुआ था। महंगे कपड़े, जूते, इतनी बड़ी गाड़ी और इतने धूल में उसके कपड़े गंदे हो जाते, लिहाजा वो चलकर अभय के पास नहीं जाना चाहती थी। रेणुका बेइज्जती करते हुए बोली, अभय जल्दी यहाँ आओ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास इस घटिया सी जगह पर खड़े रहने के लिए। अभय जब रेणुका के पास पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। रेणुका अपमानजनक लहजे में बोली, ये लो तलाक का कागज, अभी अंगूठा लगाओ इस पर और आज़ाद करो हमें। अपनी ये गंदी और मैली शक्ल दोबारा मत दिखाना, ये लो। अभय जानता था कि अभी भी रेणुका को कुछ भी बोलने का मतलब यानी भरे बाजार भी अपनी बेइज्जती कराना। उसने चुपचाप उन तलाक के कागजात पर अंगूठा लगा दिया। रेणुका नीचा दिखाते हुए कहा, चलो अब आखिरकार हम मनहूसियत से आज़ाद हुए। ये गाड़ी, कपड़े, बैग, जूते, घर सब मेरे नए दामाद ने दिया है। अरे तुम 1000 जन्म भी ले लो तो इस गाड़ी का पहिया भी खरीद नहीं पाओगे और मेरा एक नौकर आकर तुम्हारा एक सामान दे जाएगा। हूँ। इतना कहकर रेणुका की गाड़ी वहां से अभय के मुंह पर धूल उड़ाते हुए निकल गई। वो मुड़कर वापस जाने लगा तो उसने देखा कि वही अनजान लड़की थोड़ी दूर खड़े उसे देख रही थी। अभय अब ऐसी जिंदगी से थक चुका था। अभय खुद से बोला, मुझे इस लड़की से बात कर ही लेनी चाहिए, वैसे भी मेरे पास खाने के लिए है ही क्या। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे फिर एक दिन से उस लड़की के कहे शब्द याद आ गए। वो भागकर उसके पास गया और बोला, तुमने कल रात कहा था कि तुम मेरी जिंदगी बदल सकती हो, क्या ये सच है? लड़की उसे यकीन दिलाते हुए बोली, बिल्कुल, तुमसे कहा मेरा एक शब्द बिल्कुल सच है अभय। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे और जानना चाहोगे अपने अतीत के बारे में? अभय दृढ़ संकल्प लेते हुए बोला, पहले मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी बदलोगी कैसे? अभय के मुंह से हाँ सुन वो लड़की बच्चों की तरह मन ही मन खुश थी। अभय की ये बात सुन बड़े ही प्यार से कहा, सबूत तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये बातें यहाँ करना खतरे से खाली नहीं है। उस लड़की ने एक फोन लगाया और एक लंबी, काली इंपोर्टेड कार वहां आकर रुक गई। अपनी सास की गाड़ी से भी लंबी गाड़ी देख अभय को अपनी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोनों उसमें बैठे और साइड से कुछ ही दूर एक कॉफी शॉप के बाहर उतरे, लेकिन तभी एक आवाज अभय के कानों में गूंजी। रिया मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उसके पास कॉफी पीने के पैसे कहाँ से आए? अभय ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि रिया अपने नए पति सूर्या के साथ उसी कॉफी शॉप के बाहर खड़ी थी। वो लड़की जो अभय के साथ वहां आई वो उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। अगर रिया को कुछ भी पता चलता तो सब कुछ बिगड़ सकता था। रिया, सूर्या, ये है मेरा पुराना पति है अभय, वही जो दिहाड़ी करता था। सूर्या ने जैसे ही अभय का चेहरा देखा वो थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए बोला, ओह, तो ये है वो फटीचर। बेबी मैं सोच रहा हूँ कि इस गरीब की थोड़ी मदद करूँ, तुम्हारा क्या कहना है?
रिया मजाक उड़ाते हुए बोली, बिल्कुल बेबी, मैं तो कहती हूँ। तभी अभय विनम्रतापूर्वक से बोला, जी नहीं, धन्यवाद। अभय ने रिया की बात को काटते हुए कहा। सूर्या उसे नीचा दिखाते हुए बोला, ओहो खुददारी, चल एक काम कर, मेरे जूते गंदे होंगे, इन्हें साफ कर दो और मैं तुम्हें 2-3 हजार रुपये दे दूंगा। रिया, इसी बहाने एक हफ्ते का खाना खा लेगा ये बेचारा। वे दोनों हंसने लगते हैं। सूर्या ने 2 रुपये के नोट निकालकर अभय के मुंह पर दे मारा और रिया को लेकर वो अंदर चला गया। उनके जाते ही वो लड़की अभय के पास आई और जब उसकी आंखें अभय से मिली तो उसका दिल पसीज गया। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू के लिए खड़ा था। अभय, तंग आ गया हूं मैं इस जिल्लत भारी जिंदगी से। कोई भी, कभी भी, कहीं भी मेरी बेइज्जती कर जाता है। उस लड़की ने धीरे से अभय के कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है अभय, हौसला रखो, तुम एक फाइटर हो, फाइटर। आज इतने सालों बाद पहली बार हम कहते हैं कि किसी ने इतने प्यार से बात की थी। वो अपने आंसू पूछते हुए बोला। अभय, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? और कुछ दिनों में ऐसा क्या ही बदल जाएगा मेरी जिंदगी में? उस लड़की ने इधर उधर नजर घुमाए हुए जो बोला उसे सुन अभय के होश उड़ गए। लड़की, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अभय। अभय थोड़ा गुस्से में बोला, क्यों, कौन देने वाला है मुझे पैसे? तुम, या मेरी बीवी का नया पति, या मेरे ऊपर नोट आसमान से बरसेंगे? ये बात सुन वो लड़की थोड़ी हंसी लेकिन तपाक से बोल पड़ी, कोई नहीं, किसी को तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है अभय, क्योंकि तुम्हारे पास खुद बहुत सारे पैसे हैं। अब अभय को उस लड़की की गोल गोल बातों पर गुस्सा आने लगा था। अभय, तुम भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं यहाँ तुमसे अपनी जिंदगी बदलने की बात क्यों कहता भला? बंद करो ये मजाक। लड़की उसे यकीन दिलाते हुए बोली, ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है अभय। मैं ना तो तुम्हारी खिल्ली उड़ा रही हूँ और ना ही कोई धोखा दे रही हूँ। उस हादसे से पहले तुम एक खास नौकरी करते थे, उसी से तुमने वो पैसे कमाए हैं और मेरा यकीन करो, उसके बाद तुम्हारे लिए कभी पैसे की टेंशन होगी ही नहीं। ये बात सुन अभय की जैसी आंखें चमक उठीं, लेकिन वो फिर भी ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये सब एक धोखा नहीं है। अभय, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मुझे मेरे खाते में 1 लाख रुपये चाहिए, अभी के अभी। अभय का ये बचपना देख वो लड़की जोर से हंस पड़ी। हाँ, अभी तो मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन हाँ, मैं एक जरिया बता सकती हूँ, जैसे तुम अपनी संपत्ति और पूंजी देखकर तसल्ली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अभय, काम? कैसा काम? इतना कहकर उस लड़की ने अभय को अपनी तरफ खींचा और उसके कानों में कुछ कहा, और वो बात सुनते ही अभय के चेहरे की उत्कृष्ट ज्वालामुखी में बदल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेहद गुस्से में बोला, हरगिज नहीं, तुमने सोच भी लिया मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? थूकता हूँ मैं ऐसे पैसे पर, हरगिज नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ये काम करवाने की? उस लड़की की बात सुनकर अभय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जो उसे करने के लिए कहा गया वो उसके सारे जख्म फिर से हरे कर देता। वो आगे बोला, जो भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम चाहती हो कि आज मैं उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं, और वो भी अपना ही सामान उनसे मांगने के लिए? लड़की उसे समझाते हुए बोली, मेरी बात समझो अभय, बस एक बार गुस्से का घूंट पी लो और इनसे अपना सामान लौटाने की रिक्वेस्ट करो, क्योंकि उसी सामान में मिलेंगे तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब और साथ ही वो सबूत जो तुम्हें चाहिए। अभय के चेहरे पर सवालिया निशान देख वो लड़की ये समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लड़की, मेरा मतलब है एक बेहद कीमती बॉक्स जिसका एक बैज लगा हुआ है और एक ब्लैक कार्ड, ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अभय ने उस बॉक्स के बारे में सुना, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चलने लगा उस दिन का, जब उसके साथ वो हादसा हुआ था आज से 3 साल पहले। उस दिन की जो भी थोड़ी बहुत याद थी, वो बस ये कि वो घने जंगलों में तेजी से एक बक्सा लिए भाग रहा था,
लोग उसके पीछे चिल्ला रहे थे। अभय तेजी से सांस ले रहा था और हौंफ रहा था। उसके कपड़े लहू लुहान थे और मानो उसका पीछा एक सेना कर रही थी, और तभी किसी ने उसके सर पर एक रॉड पूरी ताकत से दे मारी और वो वहीं बेहोश हो गिर पड़ा। लड़की, याद आया वो बक्सा? अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए उस लड़की ने बोला। उसके इन शब्दों से अभय उन यादों से बाहर आया और अपने सर हाँ में हिलाते हुए बोला। अभय, हाँ याद आया। लड़की, ठीक है, वो कार्ड मिलते ही सीधा रॉयल क्लब बैंक चले जाना और अपने खाते का बैलेंस चेक कर लेना। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है, फिर उस बॉक्स का क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। इतना कहकर वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल गई, और अभय उसकी जाती हुई गाड़ी को एक नज़र जमाए देखे जा रहा था। अभय, आखिर है कौन ये लड़की और इसे कैसे पता कि मेरे पास वो बक्सा है? कहीं ये मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? सच में मेरे पास इतनी दौलत है फिर भी मुझे ये छोटी मोटी नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी? एक तरफ ये सब सवाल अभय को सता रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी, उसे पता ही नहीं चला। उसने आज सुबह से साइट पर काम भी नहीं किया था। अगर उस लड़की की सारी बातें झूठ निकलती है तो अभय की नौकरी जाएगी अलग और उसका हाल इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। यही ख्याल लिए अभय पैदल पैदल अपने पुराने घर पहुंच गया था। जैसे ही वो दरवाजे पर खटखटने पहुंचा तो उसको अंदर से एक झुंड की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कान लगा कर सुनना चाहा तो उसे पता लगा कि अंदर एक पार्टी चल रही थी जिसमें रेणुका ने अपने दोस्तों और करीबी रिश्तों को बुलाया हुआ था और सब उसके बारे में बात कर रहे थे। कमल, आखिरकार हमारी रिया का पीछा छूटा उस 2 कौड़ी के कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर से। चीयर्स। रिया के चाचा कमल ने जाम हाथ में उठते हुए कहा। उसी वक्त रेणुका भी बोल पड़ी, बस अब रिया और सूर्या का एक बच्चा हो जाए तो हम सबका भविष्य संवर जाएगा। कमल सवाल करते हुए बोला, वैसे भाभी जी क्या कभी उस भाग्यचार और रिया के बीच? रेणुका समझ गई थी उनका इशारा किस तरफ था। वो झट से नाक से कोड़कर बोल पड़ी, छी, मेरी बेटी ने उस भाग्यशाली आदमी को अपनी उंगली तक छूने नहीं दी। अरे उसकी औकात हमारे सामने खड़े होने तक नहीं थी। लेकिन रिया के पापा ने, खैर अब हम क्यों उसके बारे में सोचकर बर्बाद करें। तो सूर्या और रिया। अभय बाहर खड़ा रिया के घरवालों की ये सारी बातें सुन रहा था। जिन लोगों के लिए उसने खून पसीना बहाया था आज वही लोग उसके बारे में ये सब कह रहे थे। तभी रेणुका ने शीशे के दरवाजे के जरिए किसी की परछाई देखी तो वो उठ के बाहर चली आई और जैसा उसने देखा कि वो शख्स और कोई नहीं अभय था तो उसका चेहरा भी लाल पड़ गया। रेणुका बदतमीज से बोली, अब क्या लेने आए हो यहाँ? कहा था ना अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, चलो निकलो यहाँ से। जाते हो या बुलाऊं पुलिस को? रेणुका की बात सुन अभय को गुस्सा तो काफी तेज आया, लेकिन अभी उसके लिए वो सामान ज्यादा जरूरी था। वो जानता था अगर उसने बदतमीजी की तो वो सामान इसको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो वो बेहद आराम से बोला, अभय, मम्मी सॉरी आंटी जी, वो मैं कुछ सामान वापस लेने आया था और वो बॉक्स भी जब तक आप लोगों को अधमरी हालत में नहीं मिला था तो मेरे पास वही बॉक्स था, बस ये चीजें मुझे चाहिए थीं। रेणुका, हाँ ठीक है, वैसे ही तुम्हारा सामान पैक कर दिया था मैंने। इस फटीचर सामान की हमको क्या ही जरूरत होगी। हूँ यहीं रुको, मैं लाती हूँ तुम्हारा सामान, अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। इतना बोलकर वो अंदर गई और एक हाथ में कूड़े का थैला और दूसरे हाथ में वो डिब्बा लेकर वापस आए देख अभय का दिल टूट गया। अभय मन में बोला, इन्होंने मेरा सामान इस कचरे के बैग में पैक किया है, कोई इतना कैसे गिर सकता है। रेणुका, हाँ लो, सारा सामान इसमें है और ये रहा तुम्हारा बॉक्स। अब कृपा करके निकल जाओ यहाँ से, वैसे ही पार्टी में भंग तो तुम डाल ही चुके हो। रेणुका और उसके सारे मेहमान अभय को ऐसी ही निगाहों से देख रहे थे। उसने अपना मुंह नीचे किया और चुपचाप उस बैग को खंगालने लगा। कुछ देर बाद खंगालने के बाद उसे वो काला कार्ड आखिर दिख ही गया। उसे देखते ही अभय के दिल को चैन आया। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, रिया अंदर है? अभय ने अंदर झांकते हुए पूछा था। रेणुका, नहीं, वो यहाँ नहीं है। और तुम्हें अब क्या बात करनी है, जाते हो यहाँ से फिर? अभय ने उसकी बात काटते हुए कहा, जा रहा हूँ लेकिन आप ये सब याद रखना।
आज इतने सालों में पहली बार अभय ने अपने हक में कुछ कहा था। इस हरकत पर सिर्फ रेणुका ही नहीं, खुद अभय भी हैरान थी। उसने भी इसी झटके में एक झटके के अंदर अपना दरवाजा बंद कर लिया। सारा सामान पाते ही वो भागते भागते रॉयल क्लब बैंक जा पहुंचा। बैंक बंद होने का समय लगभग हो ही रहा था। वो हौंफते हौंफते बैंक के बाहर जा पहुंचा था, लेकिन गेट पर ही उसे वहां के गार्ड ने रोक लिया। गार्ड बदतमीजी से बोला, अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अभय, मैं यहाँ काम से आया हूँ। गार्ड, यहाँ काम से? और वो भी तुम? बेटा जरा नज़र घुमा के देखो, यहाँ काम से तुम्हारे जैसे भाग्य गंदगी से सने लोग नहीं, बल्कि महंगे कपड़े पहनने वाले और आलीशान गाड़ियों से उतरने वाले आते हैं। देश के सिर्फ बड़े से बड़े लोग ही यहाँ खाता खोल पाते हैं। चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। अभय ने फिर से समझाने की कोशिश की। अभय, मेरा यकीन करो, मेरे पास ये कार्ड भी है। इस पहले कि वो उस गार्ड को अपना कार्ड दिखाता, उस गार्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभय को धक्का दे दिया। धक्का इतना जोर का था कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसका कार्ड भी हाथ से चटक कर थोड़ी दूर जा गिरा। उसने खुद को संभाला, खड़ा हुआ और झुककर वो अपना कार्ड उठाने लगा ही था कि एक औरत उसके कार्ड के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कार्ड को एक नज़र गौर से देखा और फिर फटी आंखों से देखते हुए उसे उठाया। कशिश चौंकते हुए बोली, सर आप प्लेटिनम के सदस्य हैं? अभय, जी मैं समझा नहीं। इससे पहले कि वो लड़की अभय को आगे कुछ भी बताती, वो सीधा उस गार्ड की तरफ बढ़ी और उसे कहा, कशिश, राम सिंह, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से पहचानने की गलती मत करना। तुमने सुना भी क्या सर कह रहे थे? गार्ड, मैडम मुझे पता नहीं था। कशिश उसे डांटते हुए बोली, शिफ्ट खत्म होने पर मेरे पास आना और अपना हिसाब ले जाना। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुमने एक प्लेटिनम ग्राहक को अंदर जाने से रोका। शुक्र मनाओ कि बस अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट नहीं करवाया गया। ये शब्द राम सिंह पर कहर की तरह टूट पड़े। वहां अभय को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। उसको जलालत करने पर ही उस आदमी की नौकरी चली गई, महज एक कार्ड की वजह से। सिर्फ अभय ही नहीं, राम सिंह भी अपना सर खुजा रहा था। गार्ड खुद से बोला, आज तक इस बैंक के इतिहास में मुश्किल से भी 10 प्लेटिनम कार्ड से ज्यादा नहीं बनेंगे, और उनमें से एक इस फटीचर के पास आया भी तो कैसे? कशिश विनम्रता से बोली, अभय सर, मैं कशिश, यहाँ की मैनेजर। हमारे गार्ड की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आइए प्लीज़ अंदर चलते हैं। उस बैंक में आते ही अभय को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया। आलीशान गैलरी, महंगी महंगी पेंटिंग्स, सूट बूट पहनने वाले लोग, ये सब देख अभय की आंखें चमक गई थीं। कशिश, सर प्लीज़ बताएं मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अभय ने हिचकिचाते हुए बोला, वो मुझे अपना बैंक बैलेंस चेक करना था। अभय की घबराहट को वो बैंक मैनेजर समझ गई थी। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कशिश, कोई बात नहीं सर, आप प्लीज़ रुकिए, मैं अभी बैलेंस चेक करने वाली मशीन लेकर आती हूँ। मैनेजर का शालीन स्वभाव देखकर अब अभय भी थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था। वो वहां लगे सोफे पर बैठने ही लगा था। तभी कशिश बोली, सर आप यहाँ नहीं बैठ सकते, सॉरी। अभय, ओह माफ़ कीजिएगा, मेरे कपड़े थोड़े गंदे। मैनेजर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, मतलब अगर आप यहाँ बैठेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं, पूरे देश भर से 10 में से एक। ये लाउंज सामान्य ग्राहकों के लिए है, आप उस तरफ वीवीआईपी लाउंज में बैठे, मैं आती हूँ। उसने अभय को वीवीआईपी लाउंज का रास्ता दिखाया और अभय उस लाउंज का लुत्फ़ उठा ही रहा था कि कशिश वापस आ गई। उसके हाथ में एक मशीन थी। उसने अभय से कार्ड लिया और उस मशीन में डालकर उसकी स्क्रीन अभय की तरफ घुमा दी। अभय ने कांपती उंगलियों से अपना पासवर्ड उसमें डाल दिया। थोड़ी देर खाली रहने के बाद जब उस स्क्रीन पर उसका अकाउंट बैलेंस आया तो उसका माथा चकराने लगा। अभय, 1000 करोड़? हाँ, सच नहीं हो सकता। अभय की बात सुन जब कशिश ने उस स्क्रीन को अपनी तरफ घुमाया तो वो जोर से हंस पड़ी। कशिश, हाँ सर, आपके खाते में 1000 करोड़ रुपये हैं। अभय को ना तो अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था ना अपने कानों पर।
उसने एक घूंट में पानी का पूरा गिलास पी लिया। थोड़ी देर में जब उसका होश ठिकाने आए तो उसने हमें कशिश से कहा, मुझे अभी 20 लाख रुपये चाहिए, मेरे दूसरे अकाउंट में हो जाएगा ना? कशिश, बिल्कुल साहब, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये काम हो जाएगा। अभय, ठीक है तो मैं अभी चलता हूँ और आपको अपने खाते की जानकारी देता हूँ। अभय वहां से अपनी डिटेल्स देकर निकल ही रहा था कि कशिश ने उसे रोक लिया। सर, ये है मेरा कार्ड, कभी भी कोई भी काम हो मुझे बताइएगा। मैं अपना नंबर सिर्फ प्लैटिनम सदस्यों को ही देती हूँ। हमारा बैंक अपने सबसे प्रीमियम ग्राहकों के साथ सारे कामों में मदद करता है। अभय वो कार्ड लेकर बैंक से बाहर आ गया। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इस कदर पलट गई थी। जहां उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे, एक झटके में उसके पास इतनी दौलत थी कि आधा शहर खत्म ले सूर्या खरीद ले। लेकिन उसके मन में साथ ही एक और तूफान भी चल रहा था। अभय, मतलब वो लड़की सच कह रही थी, मैं सच में पहले कोई दूसरा अभय ही था। लेकिन आखिर कौन, क्या है मेरी सच्चाई? ना जाने कब मुझे इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, पर अभी सबसे पहला वक्त है ये कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ना। बैंक से अभय सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। हर दिन की तरह उस दिन भी शंकर सबसे बेईमानी कर उनका पैसा कट रहा था। मनोज डर डर के कह रहा था, लेकिन साहब 100 रुपये कम हैं। शंकर, उस दिन तो यहाँ के सुपरवाइजर अभय ने बचा लिया था तुझे, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और है कहाँ वो लाड साहब, सुबह से गायब है। अभय, यहाँ हूँ मैं, और मेरी पगार की बात छोड़िए, मनोज को उसके पूरे पैसे मिलने चाहिए। अभय ने शंकर के सामने आते हुए कहा। उसे देख शंकर ने अपनी आंखें और सिकोड़ ली। वो पहले ही अभय पर भड़का हुआ था और उसने अब ऐसी बात कर हालात को और बिगाड़ दिया था। शंकर गुस्से में, तू खुद को समझता क्या है? तू भी इन्हीं मजदूरों की तरह गंदी नाली का ही कीड़ा है। जा, पैसे नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, और तुझे आज से काम भी नहीं दूंगा, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। शंकर को लगा कि इन सब बातों से अभय डर जाएगा, और आज तक वो डरता आया भी था, लेकिन अब तो उसके पास खौफ खाने की कोई वजह ही नहीं थी। वो मुस्कुराता रहा। शंकर का पारा और चढ़ रहा था। तभी अभय बोल पड़ा, सोच लो शंकर सेठ, आज हमारी कमाई से हिस्सा मार भी पा रहे हो। मनोज को उसको पैसे दे दो और बचा लो अपनी जिंदगी। शंकर धमकी देते हुए बोला, हा हा हा, अबे छछूंदर, अपने इस शरीर का घमंड है ना तुझे? पर कोई बात नहीं, तेरी हेकड़ी मैं अभी निकलता हूँ तेरे साथ। यह मनोज की भी नौकरी गई, ले अब बोल। इतना कहकर शंकर ने मनोज के हाथ से बाकी पैसे भी छीन लिए और उसे एक जोर की लत मारी। अभय तेजी से भागकर उसको उठाने आया और उसके कपड़े झड़ते हुए बोला, शंकर सेठ, अब मुझे मत बोलना जो भी तुम्हारे साथ होगा। इतना कहते ही अभय ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और मनोज की जेब में रख दिए और उसे वहां से लेकर चलता बनाम। मनोज की आंखों में इस जिल्लत से आंसू आ गए। मनोज निराश होकर, अरे इज्जत नहीं थी लेकिन नौकरी तो थी, अब तो वो भी नहीं। अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा, बता। और क्या फ़ायदा ऐसे शरीर का अभय? जब नौकरी जा ही रही तो तू अपने दोस्त की इज्जत के लिए तो लड़ लेता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अभय जानता था कि मनोज परेशानी में उस पर बरस रहा था, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और बेहद आराम से बोला, चुपचाप चलता रह, शंकर अभी थोड़ी देर में ही सीधा हो जाएगा। अभय और मनोज चलते चलते भर आ गए थे कि तभी उन्हें अपने पीछे शंकर की आवाज़ सुनाई दी। जब उन दोनों ने मुड़ कर देखा तो उनकी हंसी नहीं रुक पा रही थी। मोटा सा शंकर किसी गेंदे की तरह भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसका मोटा भागते हुए ऊपर नीचे हो रहा था। वो हौंफता हौंफता उनके पास गया और सीधा पैरों में गिर पड़ा। शंकर गिड़गिड़ाते हुए, मुझे माफ़ कर दो अभय, मैं आज किसी भी मजदूर का पैसा नहीं खाऊंगा, माँ कसम, ये लो तुम दोनों के पैसे। शंकर ने उन दोनों को मिलाकर 10,000 रुपये दिए। जहां एक तरफ अभय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी, उधर मनोज के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर हो क्या रहा था। अभय, हम दोनों के 7,000 बांटते हैं। इतना कहकर अभय ने बाकी 3,000 रुपये शंकर की जेब में डाल दिए। शंकर हाथ जोड़कर,
मुझे माफ़ कर दो अभय और मनोज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अब किसी का भी साथ ऐसा नहीं करूँगा, मुझे अपना सबका मिल गया है। इतना कहते ही शंकर वहां से आंख नीचे कर निकल गया। मनोज चुपचाप खड़ा अभय की शक्ल देख रहा था, जैसे अभय बिन बोले ही उसका सवाल समझ जाएगा। कोई जवाब ना आता देख मनोज ने पूछ ही लिया। मनोज नाटकीय रूप से, आखिर ऐसा क्या किया तूने कि शंकर जैसा आदमी हमसे माफी मांग रहा है, और तो और पूरा बकाया भी वापस कर दिया, और अचानक तूने नौकरी छोड़ दी। बोल अभय, क्या हुआ? अभय से अब और ये राज मन में दबाया नहीं जा रहा था। मनोज के सवालों से परेशान होकर अपना सच बताने ही वाला था कि मनोज का फोन बज उठा। मनोज फोन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हेलो, क्या, किसने? पर अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। कथावाचक मनोज को इतना टेंशन है कि देख अभय से रहा न गया। अभय देखभाल, क्या हुआ भाई? सब ठीक है। मनोज विश्वास करने में असमर्थ। ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक है। किसी अनजान आदमी ने मेरे बेटे कीमोथेरेपी के पैसे भर दिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, रोना शुरू कर देता है। अभय ने मनोज के कंधे पर हाथ रख दिया। जहां एक तरफ मनोज की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, वहीं एक और पहेली अभय का इंतजार कर रही थी। उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आता है। आज मैंने तुम्हारी मदद की तो कल रात तुम्हारे साथ बितानी होगी। आज मैंने तुम्हारी मदद की तो कल रात तुम्हारे साथ बितानी होगी। अभय ने जैसा ही ये मैसेज पढ़ा, उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। उसने देखा कि कुछ दूर एक काली गाड़ी खड़ी थी। वो इस गाड़ी को अच्छे से पहचानता था और झट से समझ गया कि ये मैसेज और किसी ने नहीं बल्कि उसी लड़की ने भेजा था जिसने उसे पैसे के बारे में भी बताया था। वो अभी तक भी इस लड़की का नाम नहीं जानता था। अभय मनोज की तरफ मुड़ा और कहा, मनोज, तुम घर पहुंचो, मैं ज़रा एक काम निपटा कर आता हूँ। आते हुए थोड़ी पार्टी का सामान भी ले आऊँगा। आज तो डबल मज़ा होगा। और सुनो, ये मेरा कुछ सामान और एक बॉक्स है, इनको संभाल कर रखना और खोलना तो बिल्कुल भी नहीं। मनोज अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी ने उसके बेटे के इलाज के पैसे भर दिए थे। उसने अभय की बात बिना ध्यान से सुने हाँ में सारा हिलाया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते ही अभय उस लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसमें जाकर बैठ गया। लड़की पैर खींचते हुए बोली, मुझे लगा नहीं था कि तुम समझ पाओगे कि ये मैसेज मैंने भेजा था। अभय ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले अपना नाम तो बताओ, और ये भी बताओ कि मैं पहले करता क्या था, और मेरे पास इतनी दौलत आए तो कहाँ से? लड़की हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आएगा। तब तक के लिए तुम मुझे खुशी बुला सकते हो। और रही बात तुम्हारे काम की, तो चिंता मत करो, तुम कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि लोगों की मदद ही करते थे, मेरी तरह, हम सब की तरह। इससे ज़्यादा मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये राज तुम तब ही जानो जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो ही बेहतर होगा। खुशी की ये सारी बातें अभय के सिर से ऊपर जा रही थी। वो कुछ समझता या जवाब देता, उसे पहले उसकी नज़र सड़क पर से गुजरती रिया की बहन प्रेरणा पर गई। उसे देख अभय को दोबारा वो सारे ताने और बेइज्जतियां याद आ गई जिन्हें वो हर रोज़ झेलता था। खुशी की बात का जवाब ना देते हुए अभय ने मन ही मन कहा, लासन टेक, ये नाम है ना तुम्हारी कंपनी का, अब देखो मेरा जलवा। खुद से इतना कहकर अभय ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और अगले ही पल वो खुशी की तरफ मुड़ा और उससे कहा, मैं तुमसे सब कुछ जान लूंगा खुशी, लेकिन मुझे उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम है। खुशी ने अभय को प्रेरणा की तरफ देखते हुए देख लिया था। उसके दिल में एक छोटी सी टीस मच उठी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभय शायद प्रेरणा के पीछे जा रहा था। लेकिन फिर भी खुशी ने मरे हुए मन से कहा, ठीक है, निपटा लो अपना काम, लेकिन कल शाम हम दोनों किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, भूलना मत। अभय ने बिना एक पल भी सोचे हाँ में अपना सिर हिला दिया और गाड़ी से निकल गया। खुशी की गाड़ी भी फर्राटे की रफ्तार से वहां से निकल पड़ी। उसी वक्त अभय ने एक फ़ोन मिलाया और उधर से कॉल पिक होते ही कहा, नमस्ते कशिश जी। कशिश ने उधर से जवाब दिया, हाँ अभय जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि उन कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब शंकर ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा।
इधर से अभय ने कहा, जी आप ना होती तो ये मुमकिन ही ना होता, तो धन्यवाद। कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर हमारा बैंक फाइनेंस कर रहा था? अभय ने जवाब दिया, मैंने वहां आपके बैंक का बोर्ड देखा था तो सोचा एक बार आपसे मदद मांग के देखा जाए, पर सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी फिर से आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। कशिश ने कहा, मिस्टर अभय, मैंने कहा था ना कि आपकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं, तो कृपया बताएं। अभय ने पूछा, आपने लासन टेक का नाम सुना है? कशिश ने जवाब दिया, लासन टेक, जी बिल्कुल सुना है, लेकिन क्यों? अभय ने कहा, मुझे वो कंपनी खरीदनी है, क्या ये हो सकता है? कशिश ने कुछ सोचते हुए कहा, बिल्कुल हो सकता है सर, हमारे बैंक के प्रीमियम ग्राहकों के लिए सब मुमकिन है। उनके मालिक से भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, आप कहें तो मैं आपकी उनसे सीधी बात भी करवा सकती हूँ। अभय को लगा कि ये बिजनेस वगैरह तो उसके मतलब की बात थी नहीं, उसे ये कंपनी तो बस अपनी साली को उसकी जगह दिखाने के लिए चाहिए थी। वो आगे बोला, नहीं नहीं, आप ही ये डील फाइनल कर लीजिए, मुझे तो इन सब चीज़ों का पता नहीं, तो आप ही संभालिए। कशिश ने कहा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, आज रात तक डील की पुष्टि आपके पास होगी, और कल से ही आप इनके ऑफिस जा सकते हैं। अभय ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, धन्यवाद मिस कशिश। इतना कहकर अभय ने फ़ोन काट दिया। वो बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसकी ये पहली चोट थी जो वो उन लोगों पर मारना चाहता था। अभय ने मन ही मन कहा, अब देखते हैं क्या होगा जब तुम माँ बेटी को पता लगेगा कि अभी भी मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हो तुम, हा हा। अभय मन ही मन बहुत खुश हुआ और मनोज के घर की तरफ बढ़ गया। उस रात उन्हें जी भर के पार्टी की। अगली सुबह अभय फटाफट तैयार होकर लासन टेक पहुंच गया, और यहाँ भी उसका साथ वही हुआ जो रॉयल क्लब बैंक में हुआ था। इंचार्ज ने से कहा, आओ, देर हो गई तुमको। उस कंपनी का इंचार्ज सतीश गेट पर ही खड़ा था और उसने अभय को रोक लिया। यहाँ अभय को समझ नहीं आया कि गार्ड ने उसे ऐसा क्यों कहा। अभय ने भान चढ़ाते हुए कहा, जी मैं समझा नहीं। सतीश ने अभय को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए ही आए हो ना? लेट हो गए 10 मिनट, जल्दी अंदर जाओ। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने ऑफिस आया हूँ। ये बात सुन पहले तो उसने अभय को सिर से पैर तक देखा और कुछ देर के बाद वो इंचार्ज जोर जोर से हंसने लगा। सतीश ने हंसते हुए कहा, ऑफिस तुम्हारा? किसको बेवकूफ़ बना रहा है? तेरी बॉडी देख के मुझे लगा कि तू बॉडीगार्ड है, और तू कहता है कि यहाँ नौकरी करता है तू। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ अभय के कानों में पड़ती है। ये और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा की ही आवाज़ थी। प्रेरणा ने कहा, ओफो, ये यहाँ भी आ गया, भगाओ इसको यहाँ से सतीश जी। अभय ने मुड़कर देखा तो पाया कि प्रेरणा एक हैंडसम लड़के के साथ एक महंगी कार से उतरी थी। उस लड़के का नाम था मिहिर, जो वहां एचआर डिपार्टमेंट का हेड था। उसने भी एक नज़र अभय पर घुमाई और बड़े ही तैश में बोला, मिहिर, ऐसे लोगों की जगह झोपड़पट्टियों में या सड़क किनारे होती है, हमारे ऑफिस के ठीक सामने नहीं, भगाओ इसे। कथावाचक, ये बात सुन अभय का पारा चढ़ गया। अभय ने गुस्से में कहा, बड़े बदतमीज हो तुम तो, तुम्हें नौकरी से निकालना चाहिए इस कंपनी को। मिहिर इसे पहले कुछ बोलता प्रेरणा ने बीच में दखल दे दी। प्रेरणा ने खराब लहजे में कहा, छोड़ो ना मिहिर, कहाँ तुम एचआर विभाग के प्रमुख और कहाँ ये भिखमंगा, चलो देर हो रहा है। हमारे इंचार्ज ने अभय को पीछे हटाया और बड़े ही अदब से प्रेरणा और मिहिर के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसा ही वो दरवाजा बंद करके अभय की तरफ मुड़ा, उसका भाव ही बदल गया। उसने एकदम से सलाम मारा। सतीश ने सलाम मारते हुए कहा, सुप्रभात सर। ये देख अभय भी एकदम हक्का बक्का रह गया। जो इंसान अभी अभी उसे गालियां दे रहा था, वो अचानक उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अपने सवालों के जवाब मिल ही गए। दरअसल वो सुरक्षा का मुखिया अभय को नहीं, उसके पीछे खड़े उपराष्ट्रपति श्री ओबरॉय को सलाम कर रहा था।
मिस्टर ओबरॉय ने अभय की तरफ देखते हुए कहा, सुप्रभात सर, आपने बताया नहीं, आज आप आने वाले हैं। मैं आपके स्वागत में कुछ खास करवा देता हूँ। अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ओबरॉय को ऐसे भिखारी को इज्जत देते हुए देख वो गार्ड बेहद चौंका गया था। उसके माथे पर आया पसीना उसकी कहानी अभय को अच्छे से बयान कर रहा था। अभय ने संभलते हुए कहा, नहीं मिस्टर राज, मैंने सोचा कि आज कंपनी में अचानक ही विजिट करूं ताकि सब कुछ अच्छे से देख पाऊं। बताकर आता तो लोगों की असलियत पता नहीं लगती। ग्रेटर दैन, उसने उस गार्ड की तरफ ताने मारते हुए कहा। ओबरॉय ने मक्खन मारते हुए कहा, बहुत बढ़िया सर, वाकई स्मार्ट। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे इंचार्ज श्रीमान सतीश और ये है इस कंपनी के नए मालिक। जैसे ही उस गार्ड ने ये सुना उसकी टांगें कांपने लगी, लेकिन अभय ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उसने वीपी को कुछ नहीं बताया। अंदर जाते ही सबसे पहले अभय को उसका केबिन दिखाया गया। अपने आलीशान केबिन में बैठकर वो बेहद खुश था। आखिरकार इतने सालों की मेहनत रंग ले ही आई। कुर्सी पर बैठते ही उसने सबसे पहले जो किया वो सुन वीपी भी हैरान रह गया। अभय ने कहा, सबसे पहले मुझे यहाँ के HR हेड मिहिर को हटाना है। ओबरॉय, पर सर, वो तो यहाँ कई सालों से है। लेकिन ओबरॉय की बात काटते हुए ही अभय बीच में बोल पड़ा। अभय, तभी कुछ सालों से यहाँ काम करने वालों स्टैंडर्ड भी मिहिर के जैसा ही है। ग्रेटर दैन, आज के दिन उसे निकालो और एक अच्छा कैंडिडेट उसकी जगह लेकर आओ और हाँ, मिस प्रेरणा के परफॉर्मेंस पर भी नज़र रखवाइए। अभय के ऐसे फैसले से वीपी भी दंग रह गया था, लेकिन वो भी मालिक के आगे कुछ नहीं कह सकता था। वो सीधा मिहिर के पास उसके केबिन में गया। वह वक्त प्रेरणा भी वहीं बैठी थी। ओबरॉय के दम पर ही प्रेरणा पूरे ऑफिस को अपनी उंगलियों पर नचाती थी और इसी वजह से उन दोनों को कोई भी पसंद नहीं करता था। ओबरॉय ने सीधे लहजे में कहा। ओबरॉय ने ताना मारते हुए कहा, चलो मिहिर, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। मिहिर आश्चर्य से, कौन सा दिन सर? ओबरॉय ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें धक्के मारकर इस कंपनी से निकलने का दिन। ये बात सुनते ही मिहिर के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। प्रेरणा जो वहीं बैठी थी, पहले तो उसने भी एक झटका लगा था, लेकिन फिर वो मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि मिहिर उसके लिए सिर्फ ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी बस थी। अब हेड बनने के लिए सबसे पहले प्रेरणा के नाम पर ही विचार होना था। पर उधर मिहिर का जो हाल था वो शायद ही आज तक किसी ने देखा होगा। ओबरॉय ने ताना मारते हुए कहा, अब ऐसे पानी पानी होने की जरूरत नहीं है मिहिर। तुमने बहुत साल इस कंपनी में लोगों का जीना मुश्किल किया है, उनको गधे से भी बदतर ट्रीट किया है। अब तुम्हारा समय है। मिहिर, लेकिन मुझे निकालने वाला शख्स है कौन? किसने लिया ये फैसला? कौन है जिसने मुझसे दुश्मनी मोल लेने की जुर्रत की है? ओबरॉय सिर्फ हंस रहा था और वहां से मिहिर की किसी भी बात का बिना जवाब दिए चला गया और अपने केबिन में मिहिर खींच उठा था। उसने सारी फाइल्स जमीन पर दे मारी। मिहिर इसीलिए किसी को भी पसंद नहीं था, बड़े बाप की बड़ी औलाद। पर उधर प्रेरणा सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मिहिर को अचानक से एक झटका दिया, और जिसने ये किया था वो तो बस अब इस चूहे बिल्ली के खेल का मजा ले रहा था। ऑफिस में अभय को याद ही नहीं रहा कि उसे खुशी से आज शाम मिलना था। उसने घड़ी की तरफ देखा और फटाफट भागते हुए ऑफिस से निकल गया। अभय ने कहा, खुशी, ये तो बताओ हम मिलने किसे जा रहे हैं? खुशी ने अभय का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें खुद सब कुछ पता लग जाएगा। अभय और खुशी शहर के पुराने बाजार में खचाखच भरी सड़कों पर बढ़े चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, अभय के दिल की धड़कन भी तेज होती जाती। थोड़ी ही देर में वो मुख्य सड़क से पतली और तंग गलियों में आ गए थे। उन्हीं तंग गलियों से होते हुए वो एक नीले रंग के पुराने मकान में जा पहुंचे। घर में घुसते ही ठीक सामने जीने की तरफ जाती हुई सीढ़ियां थी। दीवारों में सीलन, पुराने फर्नीचर की खुशबू सब एक दूसरे में मिली हुई थी। उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए वो एक कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसे तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। रंग गोरा, तीखी आंखें और लंबे घने बाल, मानो जैसी कोई हीरोइन। अभय तो एक पल उसको देखता ही रह गया। खुशी प्यार से बोली, हेलो मेहका दी, कैसे हो आप?
खुशी आगे बढ़ी और उसने मिहिका को गले लगाते हुए पूछा। मिहिका ने भी बेहद गर्मजोशी से उसको गले लगाया, लेकिन जब उसने अभय को ध्यान से देखा, उसका दिल मानो थम सा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने अभय को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो वहां खड़ा ही ना हो। खुशी ये देख समझ गई थी कि मिहिका अभी भी अभय ने जो किया उसके गुस्से में थी, लेकिन अभय को तो कुछ याद ही नहीं था, इसलिए हमने उनका एक बार फिर से परिचय करवाया। खुशी, मिहिका दी, ये हैं अभय, याद है ना आपको? मिहिका ने खुशी का दिल रखने के लिए एक नकली मुस्कुराहट दे दी। वहीं अभय को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आखिर ये अनजान लड़की उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। खुशी ने कहा, और अभय, ये है मिहिका, दुनिया के लिए डॉक्टर। मिहिका और मेरे लिए मेहिदी, यही तुम्हारा इलाज करेगी। अभय अब तक ये समझ चुका था कि खुशी बड़ी ही चुलबुली लड़की है और वो भी उसके साथ घुलने लगा था। उसने उसे घूरते हुए पूछा। अभय ने टांग खींचते हुए कहा, इलाज? मैं क्या कोई मरीज हूँ? खुशी ने तुरंत कहा, अरे, मेरा मतलब है सॉरी, यही आपकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेगी। अभय ने आश्चर्य से कहा, लेकिन वो कैसे? खुशी ने कहा, आपकी गलती नहीं है। अगर आपको याद होता तो आप आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लेते। दीदी शुरू करें? मिहिका को बार बार ये बात सता रही थी कि अभय उसे भूल चुका है, लेकिन तब भी उसने अपना काम करना ही था। उसने अभय को बिस्तर पर लेटाया और उसे आंखें बंद करने को कहा। साथ ही उसने उसे एक दवा पिलाई और वश में करने वाला म्यूजिक चला दिया। देखते ही देखते अभय अपने सपनों की दुनिया में घूम गया। कुछ मिनट तो वो एकदम ठीक था, लेकिन अगले ही पल वो दर्द में रहने लगा। उसका पूरा बदन तपने लगा। खुशी ने जल्दी से उसके माथे पर ठंडे पानी की पत्तियां रखी। मिहिका और खुशी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। मिहिका ने घबरा कर कहा, मैंने इसलिए कहा था कि अभय को ये बताना हमारा फर्ज है कि इस कोशिश में ना ही इसकी बच्ची कुछ भी याद कर सकती है, क्योंकि इसकी जान पर भी बहुत बड़ा खतरा है। खुशी रोते हुए बोली, पर दी, अगर मैं इनको ये बताती तो ये किसी भी हाल में हाँ नहीं करते। ये वो अभय नहीं है जो मौत से दो दो हाथ कर लेता था। ये एक आम आदमी है, और जब तक इसे सब कुछ याद नहीं आ जाता, हम सब इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। तभी अभय का शरीर और भी जोर से छटपटाने लगा। उसके बड़े और सुडौल शरीर की संभालना मिहिका और खुशी के भी बस के बाहर हो रहा था, और एक जोर की चीख के बाद उसके कमरे में सब शांत हो गया। अब ना अभय छटपटा रहा था, ना उसको ताप चढ़ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल बेसुध उस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे बेजान देख मिहिका और खुशी दोनों बुरी तरह रोने लगे और अभय के बेसुध शरीर से माफी मांगने लगे। लेकिन तभी कमरे में एक मर्द की आवाज गूंज उठी। क्या हुआ? जब उन दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें खोलकर जो मंजर देखा, उसे देख उनकी रूह कांप उठी। सामने अभय खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर वही पहले वाला कॉन्फिडेंस। हालांकि कि ना उसके कपड़े बदले थे और ना हुलिया, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से कोई भी बता सकता था कि ये वो मजबूर अभय नहीं है। मिहिका और खुशी हैरान थे कि अभी 2 मिनट पहले जो आदमी अधमरा उनके सामने पड़ा था, वो अचानक से अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो गया। दोनों की पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। अभय ने आगे बढ़कर दोनों के सामने जोर से ताली बजाए। अभय ने ताली बजाते हुए कहा, लेडीज, माना कि तुम्हारे सामने नंबर 0 खड़ा है, पर अपना काम छोड़कर तुम मुझे तो नहीं देखती रह सकती ना। ये सुनकर जैसे ही मिहिका और खुशी होश में आए तो खुशी ने अपने आंसू पोंछते हुए अभय को गले लगा लिया। खुशी ने रुआन से गले से कहा, थैंक गॉड अभय, तुम्हें सब याद आ गया। आई एम सो हैप्पी कि हमारा नंबर 0 लौट आया है। तुम्हें नहीं पता कि हमें तुम्हारी कितनी जरूरत थी। अभय ने कहा, हाँ खुशी, मुझे सब याद आ गया। मैं कौन था, क्या करता था। थैंक्स टू मिहिका, पर मेरे लौटने से ये खुश क्यों नहीं लग रही? मिहिका जो घूरकर अभय को देख रही थी, अपनी आंखें ऊपर नीचे करने लगी। मिहिका ने सपाट लहजे में कहा, अभय, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जिसे देखकर बिना बात मुस्कुराती रहूं। और अब ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें एक मिशन पर लगना है। मिशन शब्द सुनते ही अभय के चेहरे पर चमक आ गई,
और वो क्यूरियोसिटी से मिहिका और खुशी की ओर देखने लगा। 3 साल पहले तक अभय कोई बेचारा आदमी नहीं था। वो तो एक ऐसे ग्रुप का मेंबर था जो कि सीक्रेटली अपने देश और लोगों को परेशानियों से बचाने में लगा था। नाइट वॉचमैन कहलाने वाले इस ग्रुप के मेंबर्स रात के अंधेरे में घर से निकलते थे और किसी को भी पता लगने दिए बिना अपना काम पूरा कर दिया करते थे। मेंबर्स की काबिलियत और ताकत के बेसिस पर उन्हें रैंकिंग दी गई थी और नाम भी। और अभय उस ग्रुप का सबसे ताकतवर और होनहार मेंबर था जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे नाम दिया गया था नंबर 0। यही उनके सीक्रेट नाम थे जिससे उन्हें उनकी दुनिया में जाना जाता था। अभय रियल लाइफ में जितना मजा किया, मिशन पर उतना ही खूंखार, रात के अंधेरे में अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला देने वाला। 3 साल पहले जब वो गायब हुआ तो सबने उसके जिंदा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि वो जिंदा हैं, तो खुशी पर उसे ढूंढकर वापस लाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और आज अभय पुरानी जिंदगी में वापस लौटकर बेहद खुश था। अभय ने फिर कहा, फाइनली 3 साल बाद किसी मिशन पर जा पाऊंगा, वरना मेमोरी लॉस ने तो मुझे बेचारा बनाकर रख दिया था। जल्दी बताओ क्या करना है? मिहिका ने अभय को देखते हुए कहा, वो तुम्हें आज शाम को पता चलेगा, तुम्हें एक पार्टी में जाना है। अभय ने सरप्राइज होते हुए पूछा, कैसी पार्टी, और वहां जान के लिए मेरा कवर क्या रहेगा? मिहिका कुछ बोलते बोलते चुप रह गई तो खुशी ने उसे देखा और झट से बोली, वो बैंक मैनेजर कशिश तुम्हारा कवर रहेगी। आज वो उस पार्टी में इनवाइटेड है, तो तुम उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ जाओगे। अभय ये सुनकर सकपका गया और उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे उसे कुछ बहुत बुरा याद आ गया हो, और फिर उसने जो कहा वो सुनकर मिहिका और खुशी के होश उड़ गए। अभय ने दोनों को देखते हुए कहा, अगर पार्टी में जाने का यही एक रास्ता है तो मैं ये मिशन नहीं करूंगा। मेरे लिए रिश्ते मजाक नहीं हैं, मैं किसी का झूठा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला। मिहिका ने अभय को कन्विंस करते हुए कहा, अभय तुम मिशन के लिए पहले भी ये सब करते आए हो, ये हमारे काम का हिस्सा है, और ये सब करने के लिए हमें पैसा भी मिलता है। शायद तुम्हें अभी तक ये याद नहीं आया कि तुम्हारे अकाउंट में जो करोड़ों रुपए हैं वो तुमने ऐसे ही कमाए हैं। अभय ने झल्लाते हुए कहा, मुझे सब याद है मिहिका, लेकिन तुम्हारे इस लेक्चर के बाद भी मेरा जवाब ना ही है। ये कहकर अभय वहां से जाने लगा। तभी खुशी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। खुशी ने कहा, अभय मैं जानती हूं तुम परेशान हो, पर तुम्हारी परेशानी और उसका सल्यूशन दोनों तुम्हें पार्टी में मिलेंगे। अभय चुप ही रहा तो खुशी ने आखिरी दांव खेला। खुशी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, ये सब छोड़ो, किसी मिशन के लिए ना कहना मतलब नाइट वॉचमैन की टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ना है। तुम्हें ग्रुप से निकाला भी जा सकता है, अब भी नहीं जाना? अभय ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा, आई डोंट केयर। अभय ने इतना कहा और वहां से निकल गया। खुशी और मिहिका ये देखकर दंग रह गए। क्या वाकई अभय को ग्रुप छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इन 3 सालों में वो इतना बदल गया कि उसने किसी मिशन के लिए ना कह दिया? क्या उन्होंने अभय को पाकर भी खो दिया? ये सोचकर वो दोनों परेशान हो गई और अभय वहां से सीधा अपनी कंपनी लार्सन टेक पहुंचा। उसे मिस्टर ओबरॉय ने किसी पेपर पर साइन करने के लिए बुलाया था। अभय जैसे ही गेट पर पहुंचा तो आज सिक्योरिटी हेड सतीश ने उसे देखते ही जोर से सलूट मारा और दरवाजा खोल दिया। सतीश डर से हड़बड़ाते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? अभय ने शांत स्वर में कहा, गरीब समझकर पहले जो लोग इज्जत नहीं देते थे, वो अब ये जानकर कि मैं पैसे वाला हूँ, सलूट करने लगे हैं। तुम ही बताओ सतीश, अब कैसा होऊंगा मैं? सतीश ने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। अभय ने कहा, अगर तुम्हें जॉब से निकालना ही होता तो आज तुम यहाँ दिखते नहीं। और ये बात याद रखना कि गरीबों के पास केवल पैसा नहीं होता, बाकी इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट अमीरों जितना ही होता है। अभय ये कहकर जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ा तो किसी से टकरा गया। ये प्रेरणा थी, जिसने अभय को देखते ही मुंह बना लिया। वो
फोन में इस कदर खोई थी कि दरवाजे से बाहर निकलते हुए आगे ध्यान ही नहीं दिया और अभय से टकरा गई, लेकिन अभय पर ऐसे चिल्लाई जैसे गलती उसकी नहीं बल्कि अभय की हो। प्रेरणा, देखकर नहीं चल सकते क्या? ब्लडी इडियट, घर से मुश्किल से पीछा छूटा तो अब तुम्हें यहाँ झेलना पड़ रहा है। तुम्हें यहाँ से निकलवा न दिया तो मेरा नाम प्रेरणा नहीं। प्रेरणा ऐसा कहकर वहां से जाने लगी तो सतीश उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभय ने आंखों के इशारे से उसे रोक लिया। अभय ने मन कहा, कुछ दिन और रुक जाओ प्रेरणा सिंघानिया, जब पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो तुम्हारी सारी अकड़ 1 मिनट में उतर जाएगी। तुम्हें कैसे सबक सिखाना है सोच रखा है मैंने। फिलहाल अभय के सामने प्रेरणा से ज्यादा बड़ी परेशानी थी। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था उसे शाम को कशिश के साथ जाना चाहिए या नहीं। रिया से जो उसे धोखा मिला था वो उसके दर्द को भूल नहीं पा रहा था। ऐसे में काम निकलवाने के लिए कशिश से झूठ बोलना उसे धोखा देने जैसा लग रहा था। फिर रिया और उसमें फर्क ही क्या रह जाता, लेकिन मिशन के लिए मना करना ग्रुप में अपनी इज्जत कम करवाना था और अपने फर्ज से पीछे हटना था। पर तभी अभय को याद आया कि खुशी पार्टी में उसकी परेशानी और सल्यूशन के आने की बात कर रही थी। इस बात से खुशी का क्या मतलब था? सभी सवालों ने अभय को परेशान कर दिया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। अभय ने खुद से कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ नाइट वॉचमैन की वजह से ही हूँ। मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकता और रिया और मुझ में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। उसने सब पैसों के लिए किया और मैं किसी की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। आई विल गो। ये सोचकर अभय ने कशिश को फोन लगा दिया। कशिश ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो अभय सर, बोलिए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? अभय ने जवाब दिया, कशिश, काम तो चलता रहेगा। मैंने अभी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया है, और ये थैंक्स मैं ऐसे ही नहीं बोलना चाहता। क्या तुम आज शाम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? कशिश हिचकिचाते हुए बोली, अभय सर आज शाम को? आज तो मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। कशिश ये बोलकर रुक गई और अभय मन ही मन सोचने लगा। अभय ने मन में कहा, ओह नो, इसने तो मना कर दिया। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि इसने मदद की और मैं फ्लर्ट करने लगा। अगर पार्टी में साथ जाने के लिए बोला तो इसे लगेगा कि ज़बरदस्ती चेप हो रहा हूँ, पर जाना भी तो जरूरी है। कहाँ फंस गया यार। अभय कुछ कहने ही वाला था तभी कशिश बोल पड़ी। कशिश ने कहा, अभय सर आप शाम को पार्टी में मेरे साथ चलिए ना, पर आपको मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। नरेटर, अभय की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई, पर वो अपनी खुशी छिपाकर चौंकने का नाटक करते हुए बोला। अभय ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो कशिश, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर? कशिश ने अपनी चुलबुली आवाज में कहा, जी सर, एक्चुअली अच्छा हुआ आपने फ़ोन किया। मैं सिंगल हूँ इसलिए पार्टीज में लड़के परेशान कर देते हैं, उनसे बचने का बहाना ढूंढ रही थी और भगवान ने आपको भेज दिया। आप साथ रहेंगे तो लड़के परेशान नहीं करेंगे। डिनर की जगह आप बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेंगे तो भी मैं आपका थैंक्स एक्सेप्ट कर लूंगी। अभय ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह ये बात है, ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर, बाय। अभय ने फ़ोन काटा और खुशी में बोला। अभय मुस्कुराते हुए खुद से बोला, अब तो देखना ये है कि ये मिशन क्या है। शाम को कशिश और अभय पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गए। कार पार्क करके जैसे ही दोनों लिफ्ट की तरफ जाने लगे तभी अभय की नज़र एक कोने पर पड़ी जहां एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। अभय को लगा कि उसे उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। अभय ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, कशिश, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, तुम लिफ्ट से ऊपर चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कशिश जैसे ही वहां से गई, अभय मुसीबत में पड़ी उस लड़की की तरफ जाने लगा। अभय ने अपने हाथ खुजाते हुए कहा, हाथों में अभी से खुजली होने लगी, कितने दिनों बाद किसी को धोने का मौका मिला है। अभय उन दोनों के पास पहुंचा भी नहीं था कि तभी जो हुआ उसे देख अभय का मुंह खुला का खुला रह गया। उस लड़की ने परेशान कर रहे लड़के को ऐसा जोर से थप्पड़ लगाया कि वो उसी वक्त नीचे गिर गया। वो लड़की जैसे ही उसे दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ी तो वो बदमाश उठा और डर कर भाग गया। फिर उस लड़की ने कहा, ए रुक ना,
एक थप्पड़ में ही डर गया। आज के बाद मुझे फिर से परेशान किया तो वो हालत करूंगी कि 10 दिन तक होश नहीं आएगा। वो लड़की जैसे ही पीछे घूमी तो अभय को वहां खड़ा देख एक पल के लिए सकपका गई, फिर चेहरे पर गुस्सा दिखाकर बोली, ऐसे घूर घूर क्या देख रहे हो? अभी जो भागा उसके साथ हो, तुम्हें भी डोज चाहिए? अभय ने कहा, ओह नहीं नहीं, मैं तो आपकी हेल्प करने आया था, पर लगता है आजकल लड़कियों को लड़कों की कोई खास जरूरत है नहीं। उस लड़की ने अभय को ऊपर से नीचे तक देखा। अभय ने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे। हालांकि अब उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन उसे लोगों के सामने वो पुराना वाला अभय बनकर ही रहना था ताकि किसी को उसकी सच्चाई ना पता चले। वो सबके सामने अपने अमीर होने का सच सही मौका आने पर लाना चाहता था। उस लड़की ने अपनी आंखें गोल घुमाई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अभय ने खुद से कहा, देखने में जितनी डेलिकेट है उतनी ही तेज तर्रार, आजकल की लड़कियों से भगवान ही बचाए। अभय लिफ्ट लेकर ऊपर पहुंचा जहां कशिश उसका इंतजार कर रही थी। कशिश ने अभय का हाथ पकड़ा जिससे अभय थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन फिर अपने मिशन के बारे में सोचकर कशिश के साथ अंदर चला गया। पिछले 3 सालों में अभय ने ऐसा होटल पहली बार देखा था। पार्टी हाई प्रोफाइल लोगों की थी जिसमें अभय का कोई मैच नहीं था। वो सरसरी निगाहों से पार्टी में हर चीज बड़े ही ध्यान से देख रहा था और बाकी हर कोई उसे। कशिश के साथ ऐसे लड़के को देख किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभय ने सभी को अवॉइड किया और बुफे की तरफ जाने लगा। अभय ने कशिश को देखते हुए कहा, कशिश मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेता है, तुम जब तक लोगों से मिल क्यों नहीं लेती? कशिश मुस्कुराई तो अभय प्लेट में खाना लेकर साइड में एक टेबल पर जाकर बैठ गया और कशिश भी कहीं और जाने की जगह एक ड्रिंक लेकर अभय के साथ बैठ गई। अभय का सारा ध्यान खाने पर था और कशिश मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तू इस पार्टी में कैसे घुस आया बे भिखारी? जरूर सिक्योरिटी को चकमा देकर आया होगा। अभय ने सामने देखा तो वहां अनुराग को खड़ा पाया। उसके साथ सूर्या और रिया भी थे, जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी गली के कुत्ते को देख रहे हो। अभय ने उन्हें अवॉइड किया और फिर से खाना खाने लगा। तभी रिया बोली, बेशर्मी तो इस आदमी में कूट कूट कर भरी है, पर क्या करे बेचारा, ऐसा खाना लाइफ में पहली बार देखा होगा। रिया की बात सुनकर सूर्य, अनुराग और वहां आसपास मौजूद लोग हंसने लगे कि तभी अनुराग बोला, मिस इस आदमी से बचकर रहिएगा, एक नंबर का बदमाश है। वैसे ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा? आप कहे तो इसे अभी पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। कशिश ने अनुराग को घूर कर देखा और फिर अभय का हाथ पकड़ लिया। ये देख सभी लोग हैरान रह गए। फिर कशिश ने कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड अभय है, इसलिए आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। पार्टी में आए हैं तो पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभय और कशिश जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड, ये सुनकर रिया के तनबन में आग लग गई। रिया ने तपाक से कहा, ओह तो अब ये आदमी गोल्ड डिगर बन गया है, जरूर इसने तुम्हें कुछ झूठ बोलकर फंसाया होगा, सालों पहले मेरे पापा को भी फंसाया था। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। अभय उठकर वहां से जाने लगा। कोई भी कुछ कहता उससे पहले एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, एक दमदार आवाज, और ये थे विशाल राठौड़। उन्होंने कहा, अभय तुम यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने अभय को गले लगा लिया। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो शहर का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान था, विशाल राठौड़। ये पार्टी भी उसी की थी। उससे बिना अपॉइंटमेंट मिल पाना नामुमकिन था और उसने खुद आगे बढ़कर अभय को गले लगा लिया। ये देख अनुराग, सूर्या और रिया तो जैसे फ्रीज हो गए और बाकी लोग भी बिना पलके झपकाए उसे देखने लगे। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।